सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी सब्जेक्ट के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप यहाँ पर 30 क्वेश्चंस देखते हो लेकिन आप कम से कम 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ के जाते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं, जो मैं आप लोगों को पूरे वीडियो में बताते हुए चलती हूँ। दोस्तों, वीडियो के शुरू होने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने मित्रों के ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो को पहुंचने की जरूरत है। खासकर जो हाउस वाइफ है, जो गृहिणियां हैं, जो बहुत मेहनत करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, परिवार के अलावा वो पढ़ाई भी कर रही होती, तो उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जो भी हमारे भाई बहन जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी तक ये वीडियोस पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देखिए, रंग शब्द से क्रिया बनती है, रंग वाला, रंगना, रंगीला या फिर रंगरेज। तो रंग शब्द से जो क्रिया बनती है, जो वर्ब बनता है, वो बनता है रंगना। रंगना क्या हो गया? काम हो गया, और काम को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रंगना क्या होगा? क्रिया से कि दीवार कोई रंग रहा, तो रंगने का काम हो रहा, रंगना क्या है? काम है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी रंगना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग भी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसी तरीके से जिसे प्रभावित करना होता है, अनुकूल बनाना होता है, या रंग देना, रंग से युक्त करना, रंगना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटककार, नट, नाटकीय या नाटकीयता। तो नाटक जो शब्द है यहाँ पर, ये नाउन यानी कि ये संज्ञा शब्द है, इससे हम विशेषण कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों, नाटक से बन जाएगा नाटकीय, ये विशेषण हो जाएगा। नाटकीय क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। मतलब नाटकीय का मतलब नाटक संबंधी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना या फिर सोना। इसमें से कौन सा शब्द है जो सकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों, जो सकर्मक क्रिया है, इन सभी में ये है लिखना। लिखना जो है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। बाकी हंसना, रोना, सोना, ये सब सकर्मक क्रियाएं नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है लिखना, ये सकर्मक क्रिया होगा। इसके अलावा पढ़ना भी सकर्मक क्रिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो होली क्या है? होली एक त्योहार है, और ये कोई विशेषण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, होली त्योहार का नाम है। बहन, ये भी किसी ना किसी की बहन भी क्या तरीके से, यहाँ पर भी हम इसको नाउन कह सकते हैं, संज्ञा ही है। व्यक्ति भी संज्ञा ही है। लेकिन जो काला है, जैसे कि काला, काला सांप, अब ये जो सांप है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है, नाउन है। और ये काला इसके आगे लग करके क्या बता रहा है कि ये जो रंग, जो सांप है, इसका रंग कैसा है? काला है। तो काला रंग क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई कि उसका रंग कैसा है? काला है। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो काला शब्द है, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे गुलाबी रंग का कमल, तो जो गुलाबी शब्द आएगा, ये कमल से पहले आ रहा है, इसका मतलब गुलाबी क्या है? उसकी विशेषता है, उसका कलर है गुलाबी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है काला, ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे कहते हैं संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, तो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि चीता दौड़ रहा है, तो यहाँ पर दौड़ शब्द क्या हो गया? दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसी प्रकार से राम बाजार जाता है, तो जाता क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, किसी वस्तु के विषय में हम किसी व्यक्ति के विषय में कुछ बता रहे हैं, उसके बारे में वो क्या काम कर रहा है, तो ये क्या काम किससे रिलेटेड है? क्रिया से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, अनुमानक,
अनुमति या फिर अनुमित। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो अनुमान शब्द होता है इसका मतलब होता है अंदाजा लगाना, या एक तरीके से अंदाज लगाना, यानी कि किसी चीज के बारे में हमको कुछ पता है और उससे जो घटनाएं हो सकती हैं उसके बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं या अंदाज लगा रहे हैं, या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो अनुमान लगाना का जो विशेषण होगा या अनुमान का जो विशेषण होगा वो होगा दोस्तों अनुमानित, क्योंकि ये जो अनुमान है ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। तो जब इसका विशेषण हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा अनुमानित। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है अनुमानित, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, श्याम रोता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सकर्मक क्रिया नहीं है किस वाक्य में, हमें ये ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखिए श्याम रोता है, ऑप्शन सी में श्याम रोता है में सकर्मक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सकर्मक क्रिया से तात्पर्य कर्म के साथ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सीता भोजन बना रही है, सीता क्या कर रही है? भोजन बनाने का काम कर रही है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, टैगोर ने कौन सा काम किया? गीतांजलि लिखने का काम किया। बच्चा फल तोड़ रहा है, बच्चा फल तोड़ रहा है, बच्चा क्या काम कर रहा है? फल तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखते हो कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा वह आम खा रहा है, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, वह आम खा रहा है। ठीक है, सपोज करिए कोई है वो आम खा रहा है, तो आम खा रहा है, यहाँ पर आप देखिए जो खाना है, खाना क्रिया जो है ये आप देखिए किसके साथ आ रही है? आम के साथ आ रही है। आम क्या हो गया? ये कर्म हो गया। ठीक है, आम कर्म हो गया और इसको क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है, ये क्रिया हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऐसे जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें आप देखोगे तो सकर्मक क्रिया हमेशा कर्म के साथ आती है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। हमेशा क्या का प्रश्न आप पूछोगे कर्ता से तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक। तो आधा लीटर का मतलब क्या होता है? आधा लीटर। तो आधा लीटर में यहाँ पर आप देखिए आधा लीटर जो है यहाँ पर ये क्या है? ये परिमाण है ना, कि हाँ जो दूध है उसने ज्ञानू ने आधा लीटर पी लिया, तो इसमें परिमाण बता रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे आधा लीटर दूध लिखा होता है, चाहे 1 लीटर लिखा होता है, चाहे 2 लीटर, चाहे 5 लीटर, तो यहाँ पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण ही होता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये से, क्योंकि क्वांटिटी बता रहा है उसने दूध कितना पिया, दूध की क्वांटिटी कितनी है? आधा लीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या असामान्य क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसमें संयुक्त क्रिया है। कैसे संयुक्त क्रिया है? यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। पढ़ रहा था, पढ़ रहा था में आप देखिए ये दो क्रियाओं के संयोग से बना हुआ है, दो क्रियाओं के संयोग से बना हुआ है। पढ़ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे सोने लगा, सोने लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे जहां पर जो क्रिया होती है वो दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। से कि राम नदी में कूद पड़ा, तो कूद और पड़ा, तो इस तरीके से इसमें भी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है संयुक्त क्रिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो प्राचीन शब्द है ये यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना। तो देखिए दोस्तों जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरे पास लाल कार है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अगर हम प्राचीन की बात करें, प्राचीन से अगर हम कोई सेंटेंस या कोई वाक्य बनाना चाहे तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यह मंदिर प्राचीन काल में बना हुआ था या बना था। तो यह मंदिर प्राचीन काल में बना था,
तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्राचीन शब्द है ये क्या है, ये प्राचीन प्राचीन क्या किस चीज के बारे में प्राचीन बता रहा, प्राचीन किसकी विशेषता, बहुत पुराना क्या है, मंदिर, मंदिर की विशेषता बता रहा है कि मंदिर कैसा है, बहुत पुराना है या पुराना मंदिर। तो यहाँ पर जो पुराना शब्द है ये क्या कर रहा है, मंदिर की विशेषता बता रहा है, मंदिर कैसा है, बहुत पुराना है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, मंदिर की विशेषता बता रहा ना ये प्राचीन शब्द या पुराना शब्द, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, आकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मीरा जोर से हंसी, यहाँ पर होगा आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्यों होता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकर्मक। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। काफी में कौन सा विशेषण है, काफी, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, निश्चित संख्या वाचक विशेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर बताते हैं आपको, जैसे भीड़ काफी संख्या में इकट्ठी हो गई या काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। अब काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, काफी संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए, या इस तरीके से हम काफी या पर्याप्त शब्द भी, इसको पर्याप्त भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो पर्याप्त का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये क्या है, अनिश्चित है। जैसे कि अगर किसी ने पर्याप्त बोल दिया तो पर्याप्त का कोई नाप तोल नहीं है कि हाँ वो कितना है, किसी के लिए 2 किलो चावल भी पर्याप्त हो जाएगा, किसी के लिए 5 किलो चावल भी पर्याप्त नहीं होगा एक दिन का, क्योंकि किसी का परिवार बड़ा है किसी का छोटा है। तो इस तरीके से ये क्या है, अनिश्चित है। काफी शब्द, पर्याप्त शब्द ये क्या है, अनिश्चित है, हमें कंफर्म पता नहीं है कि कितना है क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मतलब ये मैंने, आप मान लीजिए राम है, सुरेश है, कोई है, सुरेश ने रमेश से पत्र लिखवाया। तो सुरेश ने पत्र लिखवाने का काम किससे किया, रमेश से किया ना। तो सुरेश ने उसके लिए क्या किया होगा, रमेश को प्रेरित किया होगा कि रमेश तुम मेरे लिए पत्र लिख दो। जब उसने प्रेरित किया होगा सुरेश ने या राम ने, किसी ने, तब जा करके रमेश ने पत्र लिखा होगा ना। मान लीजिए राम ने ही कहा कि रमेश तुम मेरा पत्र लिख दो, तो राम ने पत्र किससे लिखवाया, रमेश से लिखवाया। तो मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, यानी कि मैंने रमेश को पत्र लिखने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं या कोई काम जब हम किसी से करवाते हैं, उसी व्यक्ति का काम कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जा रही है। जैसे कि वर्मा जी अभिषेक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभिषेक को पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, वर्मा जी कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक, संस्कृत, सांस्कृतिक या फिर सांस्कृत। दोस्तों यहाँ पर देखिए संस्कृति का साफ साफ विशेषण आपको दिख रहा है, सांस्कृतिक होगा। जैसे हम कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्या कहते हैं हम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है पानी बरस रहा है, ये हो जाएगा आकर्मक क्रिया। बाकी और सब अगर आप देखोगे तो ये सब सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो जो आकर्मक क्रिया होता है इसमें मैंने अभी आपको बताया कि क्रिया का जो फल होता है वो कर्ता पर पड़ता है, तो यहाँ पर वो क्या होता है, आकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर पूजा हंसती है, यहाँ पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, पूजा हंसती है। पूजा हंसती है, किस बात पर हंसती है, कुछ नहीं पता है, बस केवल पूजा हंसती है। तो इस वाक्य में जो कर्म है उसका अभाव है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये भी आकर्मक क्रिया हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण है, लक्ष्मण, कार्यकर्ता, कुशल या इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मण, कार्यकर्ता, कुशल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कुशल शब्द आप देख रहे हो, कुशल मतलब योग्य
योग्य कार्यकर्ता है, तो ये कार्यकर्ता के पहले ये शब्द आया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये विशेषता बता रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो कैसा, कुशल है, योग्य है। तो ये शब्द क्या है, विशेषण है, किसी व्यक्ति की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो कुशल व्यक्ति हम किसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो सब तरीके के काम या बातें बहुत अच्छी तरीके से जानता हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छाई का विशेषण रूप है, इच्छा, अच्छाईपन, अच्छा या फिर बुरा। अच्छाई का जो विशेषण है वो क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो अच्छाई शब्द है ये क्या है, यहाँ पर जो अच्छाई शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। और ये किससे मिलकर के किससे बना हुआ है, ये अच्छा शब्द से अच्छा शब्द से मिलकर बना हुआ है। कोई व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा से क्या बन गया, अच्छाई बन गया, विशेषण बन गया। तो जो अच्छा शब्द है यहाँ पर ये क्या है, विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा व्यक्ति, तो यहाँ पर अच्छा व्यक्ति जो होगा, व्यक्ति यहाँ पर नाउन हो गया और अच्छा इसकी विशेषता बता रहा, तो ये विशेषण हो जाएगा। और अच्छा से क्या बन गया है, अच्छाई बन गई है, इसी वजह से ये भाववाचक संज्ञा हो गया, अच्छाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हथियाना में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या नाम धातु। तो दोस्तों जो हथियाना शब्द है, ये जो हथियाना शब्द है ये नाम धातु क्रिया है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से बना हुआ है हथियाना। ठीक है, तो हाथ से बना हुआ है हथियाना। डर से बना हुआ है डराना। गर्म से बना हुआ है गरमाना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे ये नाम धातु क्रिया हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या फिर आदमीयता। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मानव शब्द जो है इसका भाववाचक संज्ञा होगा मानवता। मानवता जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में उसकी ओर इशारा करते हुए, उस ग्रंथ की ओर इशारा करते हुए ये बात कही जा रही है कि उस ग्रंथ में 500 पेज हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसी का, सिंपल सा, कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये लोग, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इशारा हो रहा है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो जहां पर भी संकेत होगा, इशारा होगा, उनकी तरफ उंगली करके पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है उसमें किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की। तो देखिए यहाँ पर राम कोई एक व्यक्ति है, किताब रामचरितमानस कोई एक ही किताब है, और गंगा कोई एक ही नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, नदी के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वहां पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है, 1, 4, 5 या 3। इसमें कितने विशेषण है दोस्तों ये हमको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंतिम लिखा है, अंतिम, सर्वोच्च, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ध्येय, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है 3, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पूरे सेंटेंस में कितने विशेषण है, कितने एडजेक्टिव है, 3 है।
अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर गुणवाचक? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा? तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। तो जो नदी शब्द दोस्तों ये है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कैसे हुआ? जितनी भी नदियां हैं, नदियों की पूरी जाति का ये बोध करा रहा है नदी शब्द। अब इसमें गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक नदी की बात करेंगे तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने केवल नदी शब्द लिख दिया है तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके अलावा एक एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। कपड़े उतार कर ठीक से रखो। तो कपड़े उतार कर ठीक से रखो में भी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा ही होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर से जाएगा। अब वो कपड़े में पैंट है, शर्ट है, स्कर्ट है, क्या है हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन कपड़े शब्द जो है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सर्वनामिक विशेषण इनमें से कौन है? जो सर्वनामिक विशेषण है वो कब आते हैं? सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं या संज्ञा के बाद आते हैं? तो दोस्तों ऐसे सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उस पेन को यहाँ रख दो। उपयुक्त वाक्य में आप देखोगे पेन से पहले उस शब्द का प्रयोग पेन की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। उस पेन को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। उस पेन को यहाँ रख दो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पूरा सेंटेंस है, उस पेन को यहाँ रख दो, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर उस जो है, यहाँ पर देखिए जो उस शब्द है ये इशारा कर रहा है। जो उस शब्द है ये क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। और ये पेन से पहले क्या आया है? उस शब्द का प्रयोग हुआ है। पेन से पहले क्या आया? उस शब्द आया है। जो पेन है इससे पहले उस शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो उस शब्द का प्रयोग हुआ है ये पेन की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है संज्ञा के पहले सर्वनामिक विशेषण आते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा? सही जाएगा। सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, माधुरी गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, अमित चतुर बालक है। इनमें हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर विशेषण की दृष्टि से जो वाक्य नंबर बी है यानी कि ऑप्शन बी है ये गलत है, क्योंकि जो माधुरी है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है और माधुरी के साथ गुणवान नहीं आएगा। गुणवान नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? गुणवती आएगा, गुणवती विशेषण आएगा। तो यहाँ पर जो गुणवान शब्द है ये ना रह करके यहाँ पर गुणवती होना चाहिए था, तब ये पूरा सेंटेंस सही होता। इसीलिए ऑप्शन बी जो है ये सही जाएगा। महिलाओं के लिए क्या यूज करेंगे हम? स्त्रीलिंग के लिए गुणवती यूज करेंगे और पुल्लिंग के लिए, व्यक्ति के लिए हम गुणवान यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। जिस संज्ञा में द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वो संज्ञा क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। इसका आंसर आप सभी लोगों को पता ही है कि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि दूध हुआ, चाय हुआ, इसके अलावा सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण? दोस्तों जो परिश्रमी शब्द है यहाँ पर ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत परिश्रमी है तो परिश्रमी शब्द किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि
जो मोहन है वो मोहन बहुत परिश्रमी बालक है। तो परिश्रमी बालक, बालक से पहले क्या आया, परिश्रमी, तो ये क्या हो गया, बालक की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया। तो ये क्या हो गया, उसका गुण बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, जलास, जलन, जलाना या फिर जलवाना। यहाँ पर आप देखिए, जो जलना क्रिया है इसकी भाववाचक संज्ञा होगी जलन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। तो जलन आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो जलाना क्रिया है इसकी भाववाचक संज्ञा जलन है, ठीक है। और जलवाना क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। जलवाना, किसी के थ्रू हम जब कोई काम करवाते हैं तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। जो साप्ताहिक शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, जो साप्ताहिक शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। साप्ताहिक पत्रिका हो सकती है जो हर सप्ताह में जारी होती है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस आपको रात को 8 बजे मिलती हैं, ये सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो रोज रात को 8 बजे मुझसे जुड़ा करिए दोस्तों, और जो भी आपके सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताया करिए, ताकि आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहें और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे बने रहिए और रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कराते रहेंगे। तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग वीडियोस को देखा करिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके लिए मैं और ढेर सारी वीडियोस बनाती रहूं। जय हिंद दोस्तों।